आज हम करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। इसे मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं और डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एक्सचेंज रेट है उस पे डिमांड एंड सप्लाई का प्रभाव पड़ता है। अगर किसी करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है तो इसका एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, अगर डिमांड कम हो जाती है तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। उसी तरह अगर उस करेंसी की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, अगर सप्लाई कम हो जाती है तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। सेम प्रोसीजर है, जिस तरह किसी प्रोडक्ट की कीमत निर्धारित होती है उसी तरह ही करेंसी की कीमत भी इंटरनेशनल मार्केट में निर्धारित होती है। तो आज हम इसी को देखेंगे कि किस तरह से कीमत निर्धारित होती है। सबसे पहले देखिए, ये डिमांड है और ये सप्लाई, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिसाइड हो गया है। अब क्या है कि अगर रेट ऑफ एक्सचेंज ऊपर चला जाता है, बढ़ा देते हैं हम, तो उससे क्या होगा, सप्लाई ज्यादा है लेकिन जो डिमांड है वो कम है, तो ऑब्वियस है कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पूर्ति ज्यादा है और मांग कम है। उसी तरह अगर एक्सचेंज रेट हम कम कर देते हैं तो उससे क्या होता है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई जो है वो कम है, तो ऑब्वियस है कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसमें हम ये देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है करेंसी की मांग और पूर्ति पे किस तरह प्रभाव डालते हैं। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा अनफेवरेबल है, मान लीजिए कि इंडिया की बात चल रही है, इंडिया क्या अनफेवरेबल है, इट मीन्स हमारे इंपोर्ट्स जो है वो ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स हमारे कम है। इट मीन्स कि करेंसी का क्या होगा, हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अगर हम इंपोर्ट्स किए हैं तो हमें दूसरी अपनी करेंसी को रखना होगा और दूसरे देश की करेंसी को लेकर उनको भुगतान करना पड़ेगा, मतलब दूसरी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी हमारे कंपैरिजन में, तो हमारी जो करेंसी है वो अनफेवरेबल हो जाएगी। मान लो 1 रुपीज इज इक्वल टू 150 थी हमारी वैल्यू पहले। अब क्या है कि हमारा अनफेवरेबल है, इंपोर्ट्स ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है, तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, 1/70, मतलब जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जो रुपया है वो पहले से कमजोर हो जाएगा, क्योंकि अब मांग किसकी है, डॉलर की मांग ज्यादा है और रुपीस की मांग कम है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर फेवरेबल है इंडिया का, इट मीन्स क्या है कि भारत के जो रुपया है उसकी वैल्यू क्या है, बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो ज्यादा है और इंपोर्ट्स कम है। जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होता है, इट मीन्स एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, तो हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। पहले रेट क्या था, 1/50 था, अब कितना हो जाएगा, 1/30। मीन्स के अमेरिकन लोगों को हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए रुपीस की वो डिमांड करेंगे। जब रुपीस की डिमांड बढ़ जाएगी, इस तरह से ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, तो हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे क्या था, डिमांड क्या होगी, नीचे शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम प्रोसीजर, जिस तरह से हम प्रोडक्ट की मांग बढ़ने से कीमत बढ़ जाती है, मांग कम होने से कीमत कम हो जाती है, इस तरह करेंसी के केस में होता है। अगर हमारी करेंसी की मांग बढ़ेगी तो यहाँ पे अगर कट करवा दें तो एक्सचेंज रेट ये हो जाएगा, अगर मांग यहाँ पे कट कर जाए तो एक्सचेंज रेट ये हो जाएगा। अगर सप्लाई यहाँ पर ऐसे बढ़ जाएगी तो कीमत हमारे वैल्यू जो उसकी है करेंसी की कम हो जाएगी, अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारे इकोनॉमी पे किस तरह से, एक्सचेंज रेट पे किस तरह से प्रभाव डालते हैं, आपने देखा। थैंक यू।